हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी के सेक्शन के अंतर्गत हिस्ट्री सेक्शन को देख रहे थे। क्लास 6 की पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत अवर पास्ट पे, और हम लोग इसके लास्ट चैप्टर 12 इमारतें, चित्र तथा किताबें। तो क्या कहती हैं इमारतें, क्या कहती हैं चित्र और क्या बताती हैं किताबें, तो इसके हम पहले पार्ट को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम दूसरे पार्ट की ओर बढ़ेंगे इस चैप्टर के। तो देखते हैं हमें ये किताब सबसे पहले क्यों पढ़नी चाहिए। अगर आप यूपीएससी सीएससी दे रहे हैं, देख सकते हैं इसको। देख रहे हैं हमें ये किताब क्यों पढ़नी चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप यूपीएससी सीएससी यूपीपीसीएस जीएस देख रहे हैं, जीएस के संदर्भ में कहीं ना कहीं ये प्री में आपको हेल्पफुल करेगी। साथ ही आप देखेंगे अगर आप मेंस की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखना है इसी में से, तो आर्ट एंड कल्चर को देखेंगे। साथ ही आप इंडियन सोसाइटी का जो फॉर्मेशन हो रहा है देख सकते हैं इसे, ठीक है। गांव फॉर्मेशन, इंडियन सोसाइटी का फॉर्मेशन आप देखेंगे। भारतीय समाज कैसे कैसे बन रहा है, क्योंकि कोई भी समाज एकदम घटी घटनाओं से नहीं बनता है, कई सदियों का आप देख सकते हैं। तो इंडियन सोसाइटी, तो आर्ट एंड कल्चर पे हालांकि अलग से भी किताब आई हुई है, एनसीईआरटी निकाले हैं, लेकिन आर्ट एंड कल्चर अगर कुछ निकाला गया है तो इन्हीं किताबों का निचोड़ आपको वहाँ दिखाई पड़ेगा कुछ एक्सप्लेनेशन फॉर्म में। आप देखेंगे अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, साथ में आप देखेंगे क्या है, हिस्ट्री है, यूपीएससी सीएससी यूपीपीसीएस, ठीक है, पीसीएस नेट पीजीटी दे रहे हैं, तब भी ये किताब आपको हेल्पफुल रहेगी, तो आप इसे देख सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि चैप्टर 12 में कि इमारतें, चित्र तथा किताबें। तो क्या बताती हैं इमारतें, क्या बताते हैं चित्र और क्या कहती हैं किताबें, तो देखेंगे। हमने आपको बताया कि अगर आप इन सभी तैयारी फॉर्म में हैं तब भी आप इस किताब को पढ़ सकते हैं, हमारे वीडियोस को देख सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं चित्रकला की। तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं तो चित्रकला का विकास कैसे कैसे हुआ भारत में। तो आप इस पेंटिंग को देख सकते हैं। इस पेंटिंग में ये चित्र किसका है आपको आसानी से साइज समझ में आ जाए, देखेंगे। तो हम आपको मानचित्र साथ आप देखेंगे, अभी बताते हैं कि अजंता को ढूंढो। तो ये अजंता का एक चित्र है, अजंता एलोरा। तो ये जगह है जहाँ पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान गुफाएं खोदी गई हैं। आप देखेंगे ज़्यादातर यहाँ बौद्ध भिक्षु रहते थे अजंता एलोरा में। तो देखेंगे बनाए गए थे, बिहार थे इनके लिए। बिहार और चैत्य में क्या अंतर होता है, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है पीटी में। इनमें कुछ चित्रों को आप देखेंगे क्या है, सजाया जा गया है। तो आप देखेंगे बिहार उन्हें कहा जाता है जहाँ निवास स्थान होता है, चैत्य उनका पूजा स्थल होता है। याद रखिएगा दोनों अलग अलग डिफरेंस हैं। यहाँ इनके कुछ उदाहरण हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र आप देखेंगे मसालों की रोशनी में बनाए गए हैं। जो चित्र बनाए गए हैं आप इस चित्र से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो चित्र बना है गुफाओं में बने हुए हैं। अजंता की आप जाएंगे, ठीक है, अजंता जाएंगे तो आपको ये चित्र देखने को मिलेगा। कभी घूम के आए आप तो देखेंगे कि अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र क्या थे, मसालों के रूप में, मसालों से जैसे मसाल जलती थी रोशनी बनाए गए। इन चित्रों में आज से लगभग देखेंगे 1500 साल बाद भी चमकदार है, मतलब केमिकल युक्त एक तो कलर नहीं थे, एकदम नेचुरली कलर हैं ये बनाए गए। आप देखेंगे इस संदर्भ में ये पौधे, ये रंग किससे बनाए गए थे, पौधे तथा खनिजों से बनाए गए थे। इन्हें महान कृतियों को बनाने वाला कलाकार अज्ञात है। जिन्होंने ये कृतियाँ बनाई हैं उनका नाम अज्ञात है। तो अज्ञात नाम ही समझ लें आप, कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि इनमें जो चित्र में कलर बनाए गए थे वो कलर कौन से थे, तो पौधे और खनिजों से बनाए गए थे। क्वेश्चन आपसे पीटी में बनेगा, याद रखिएगा। इन कृतियों को बनाने वाला कौन था, तो ये क्वेश्चन पूछा जाए तो बताइएगा अज्ञात है कोई, ठीक है। तो देखेंगे अजंता के चित्र में आप देखेंगे, तुम्हें इनमें से प्रत्येक चित्र में जो दिखता है उसका वर्णन करो। तो आइए आपको चित्र भी दिखाते हैं, आप इस चित्र को देख सकते हैं। आज अगर इन चित्रों को शायद ही है आज के कलर में, आज तो बहुत सारे आप देखेंगे ऑयल पेंट्स का हो गए, बहुत सारे कलर्स आ गए हैं, फिर भी आप इन चित्रों से तुलना करेंगे तो शायद नहीं कर पाएंगे। तो आप कभी अजंता जाएंगे या कभी ऐसे कोई ऐसे मॉन्यूमेंट जाएं, उनकी छतों को देखें, आप देखेंगे वहाँ किस तरीके से उनका डिज़ाइन किया गया है। हम बात कर रहे हैं पुस्तकों की दुनिया, ठीक है। आप देख रहे हैं चित्रकला, तो इस युग में आप देखेंगे कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना हुई है। उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुषों की वीर गाथाएँ दी गई हैं, देवी देवताओं से ये जुड़ी गाथाएँ हैं। तो देखेंगे आज से लगभग 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य थे शिल्पाधिकारम। तो क्वेश्चन पूछा जाता है
की रचना किसने की थी? तो इलांगो साहब ने की थी। एक कवि थे ये। तो शिल्पाधिकारम किसने लिखा है? तो इलांगो साहब ने लिखा है। तमिल महाकाव्य है। क्वेश्चन पीटी में पूछा जा चुका है। इसे हम देखेंगे। इनमें कोवलन नाम की एक व्यापारी थे, ठीक है, की कहानी है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, इसमें किसकी कहानी है? और आप देखेंगे वह फुहार में रहता था। अपनी पत्नी कनिंगी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। तो इस कहानी में पूछा जाएगा कि शिल्पाधिकारम को क्या है कहानी। तो इस कहानी को भी आप ध्यान रखें, कभी पूछा जाए, ये क्वेश्चन आपसे कभी पूछा जा सकता है स्टेटमेंट के रूप में। बाद में वह कनिंगी फुहार छोड़कर मदुरई चले गए। आप देखेंगे वहाँ पांड्य राजा के दरबारी जौहरी ने कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्राण दंड दे दिया। तो कनिंगी जो अभी भी उसे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई। उसने मदुरै शहर का विनाश कर डाला। कि कैसे उन्होंने ऐसा किया? तो देख सकते हैं कि कनिंगी जो एक कोवलन नाम के व्यक्ति थे, उनकी पत्नी हुआ करती थी, वो उनकी उपेक्षा करने के बाद क्या हुआ? चले मदुरै छोड़ के वो चले गए वहाँ से। पांड्य राजा के एक दरबारी थे जौहरी साहब, ठीक है, पांड्य राजा के दरबार में एक जौहरी थे। तो उन्होंने कोवलन पर एक चोरी का झूठा आरोप लगा दिया था। इसी से क्रुद्ध होकर जो कनिंगी ने पूरे मदुरै शहर का विनाश कर दिया। इसलिए शिल्पाधिकारम महत्वपूर्ण किताब है। आप देखेंगे इस तरीके से हम देखेंगे। एक और तमिल महाकाव्य है मणिमेखलाई, ठीक है, इसका भी नाम क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। करीब 1400 साल पहले सत्तानार द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन पूछा जाएगा पीटी में, आपसे याद रखिएगा। इसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। तो देख सकते हैं कोवलन कौन थे और कनिंग तो माधवी की बेटी की कहानी है। ये रचनाएं कई सदियों पहले खो गई थी। उनकी पांडुलिपियाँ दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली। ये बात है। तो आप देखेंगे मेन कहानी किस पे है मणिमेखलाई की। तो एक अन्य लेखक हैं इसी दौर में जिनका नाम भलीभांति परिचित होंगे, ठीक है। तो देखेंगे कालिदास, जिनके बारे में आपने पहले 11 पिछले चैप्टर में पढ़ा हुआ है। ये संस्कृत में लिखते थे। कालिदास की बहुत सारी बुक्स हैं, आप देखेंगे। शिल्पाधिकारम से लिखा गया एक वर्णन है, आप इसे देख सकते हैं। अगर आपको कनिंगी ने मदुरै शहर को क्यों विनाश कर डाला था, तो इसके बारे में कुछ वर्णन और है, ठीक है। तो आप पढ़ सकते हैं, मैं भी इसे पढ़ देता हूँ। ओ मेरा दुख तो देखो मुझे संतानमा तक नहीं दे सकते। यह सही है कि विशुद्ध सोने से भी सुंदर तुम्हारा शरीर बिना धूल से यूं सना ही पड़ा है। ये कहाँ का न्याय है? वो धूल की स्वर्णिम आभा में फूल माला से ढके सुंदर वक्ष स्थल तुम्हारे जमीन पर गिर पड़े हों। मैं अकेली असहाय हताश होकर खड़ी हूँ। क्या ईश्वर नहीं है? ठीक है, इस देश में ईश्वर नहीं है, पर क्या उस स्थान पर ईश्वर रह सकते हैं जहाँ राजा की तलवार निर्दोष नवांतुक का प्राण ले सकती है? क्या ईश्वर नहीं है? इसी के साथ वो मदुरै शहर का विनाश करती हैं। तो देख सकते हैं कि पुरानी कहानियों और संकलन और संरक्षण की बात होती है। आप इन्हें देखेंगे किस संदर्भ में? हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियाँ जो बहुत पहले से प्रचलित थीं, आप देखेंगे इस काल में आप देखेंगे लिखी गई थी। इनमें पुराण भी शामिल है। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन या पुराण। तो आप देखेंगे पुराणों में आप देखेंगे विष्णु का नाम आएगा, शिव का नाम आएगा, दुर्गा का नाम आएगा, ये सभी देवी देवता हैं। पार्वती जी का नाम आएगा। देवी देवताओं से जुड़ी कहानियाँ हैं ये, ठीक है। संकलन में इनमें देवी देवताओं की पूजा की विधियाँ दी गई हैं। इसके अतिरिक्त में संसार की सृष्टि और राजाओं के बारे में भी कहानियाँ दी गई हैं। बहुत सिंपल सी कहानी तरह है, आप इसे देख लें। अधिकतर पुराण सरल और संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, ठीक है। इन्हें जिससे सब उन्हें सुने और समझ सकें। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी इन्हें सुन सकते थे, ठीक है। पुराणों के संदर्भ में देख सकते हैं। यहाँ से कभी क्वेश्चन बने पीटी में तो याद रखिएगा, बताइएगा आप, ठीक है। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे, जिसे लोग सुना करते थे। पुराण ही आप सुनते हैं कि कोई आता है आपके यहाँ जो आपको कथा सुनाता है कोई, तो आप देखेंगे वो पुराण का ही पाठ है, कहीं ना कहीं आप सुनते हैं उसे।
तो देखेंगे 2 संस्कृत हैं महाकाव्य, देखेंगे महाभारत भली बात परिचित है और रामायण आप इससे भली बात परिचित हैं, लंबे अरसे से ये लोकप्रिय रहे हैं। तुम में से कई बच्चे इन कहानियों से परिचित होंगे, अब तो आप बच्चे नहीं होंगे, ठीक है। अगर क्लास 6 का कोई बच्चा देख रहा है तो उसके लिए हेल्पफुल है। आप देखेंगे महाभारत में क्या है, कौरवों और पांडवों के बीच एक युद्ध की कहानी है। इस युद्ध का उद्देश्य कुरुवंश की राजधानी हस्तिनापुर, आपसे ये 16 महाजनपद हुआ करते थे, उन्हीं में से एक कहानी है, याद रखिएगा। तो राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। ये कहानी तो बहुत पुरानी है जिसको आप जानते हैं। आप देखें करीब 1500 साल पहले ये लिखी गई थी। माना जाता है पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्यास नामक ऋषि ने संकलित किया हुआ है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, याद रखिएगा। महाभारत किसने लिखा, कई बार पूछा जा चुका है। पुराण भी कभी आपसे पूछा जाए तो बताइएगा। महाभारत में ही आप देखेंगे भगवत गीता भी है। तो देखेंगे महाभारत में ही क्या है, भगवत गीता है। तो भगवत गीता ही महाभारत के एक संवाद के रूप में है। इसे आप पीटी में पूछा जाए, जिसके बारे में तुम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हो, चैप्टर 10 में। इसके साथ ही आप देखेंगे रामायण की तरफ चलते हैं। तो कथा कौशल के राजकुमार थे, ठीक है। राम के बारे में है। आप देखेंगे इनके पिता ने उन्हें वनवास दिया था। वन में उनकी पत्नी सीता का लंका के राजा रावण ने एक अपहरण किया। सीता को वापस पाने के लिए राम को लड़ाई लड़नी पड़ी। ये विजयी होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे, ठीक है। पता होगा आपको, बस बता दे रहे हैं आपको। महाभारत की तरह रामायण भी एक प्राचीन कहानी है जिसे बाद में लिखित रूप दिया गया है। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि, ठीक है। तो आप देखेंगे संस्कृत में लिखी गई है रामायण, पहले तो ये पॉइंट है, ठीक है। फिर इसके लेखक वाल्मीकि हैं, ये भी पीटी में याद रखिएगा, ठीक है। आप देखेंगे इस महाद्वीप के बारे में, तो भारत में भागों में आप देखें, इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में आप देखेंगे महाभारत रामायण के भिन्न में रोमांतरण लोकप्रिय हैं। इनके आधार पर आप देखेंगे नाटक दिखेंगे, आपको गीत दिखेंगे, नृत्य परंपराएं दिखेंगी। ये सभी आपको आर्ट एंड कल्चर में भी समझ में आएगा, याद रखिएगा। पता करो कि तुम्हारे राज्य में कौन कौन से रूपांतरण है, मतलब कौन सा नाटक, कौन से गीत, कौन से नृत्य परंपराएं हैं। ये सभी आपको क्या है, आर्ट एंड कल्चर की ओर लेके जाएंगे। तो आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ, तो लोग आपने भी अपने दादी नानी से, दादा दादी नाना नानी से कहानियाँ सुनी होंगी। तो कुछ आम कहानियाँ भी होती थी, देख सकते हैं। आम लोग भी कहानियाँ कहते थे, ठीक है। कविताओं और गीतों की रचना करते थे, गाना गाते थे, नाचते थे, नाटकों को खेलते थे। इनमें से कुछ तो समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिए गए हैं। जो आम लोग कहानियाँ कहते थे, कविताएं कहते थे, गीत बोलते थे, गाना गाते थे, इन्हीं को जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में, ठीक है। तो जातक क्या है, एक कहानी है, ठीक है। पंचतंत्र की कुछ कहानियाँ हैं, आप देखेंगे तो कर लिए गए। जातक कथाएँ तो अक्सर स्तूपों में आप देखेंगे, रेलिंग आपको बताया था, तथा अजंता के चित्रों में दर्शाई गई। तो ये जातक और पंचतंत्र की कहानियाँ आप जहाँ जहाँ स्तूप मिलेंगे आप देखेंगे, उन स्तूपों में रेलिंग वेदिकाएँ आपको कल बताया था, उनमें चित्र के रूप में आपको दिखाई पड़ेंगे। बंदर राजा की कहानी आप इसे पढ़ लें अपने हिसाब से, कैसे कहानी है, ठीक है। तो ये पूरी कहानी है, ये पंचतंत्र की कहानियाँ हैं। इन्हें आप समझना चाहें समझ लें। हालांकि आप देखेंगे कि ये पंचतंत्र के कुछ सिक्के दिए गए हैं, उन सिक्कों से भी समझ सकते हैं। तो विज्ञान की पुस्तकों के रूप में आप जान सकते हैं कि क्या है। तो आप देखेंगे इस समय गणितज्ञ खगोल शास्त्री थे, ठीक है। कौन थे, आर्यभट्ट ने संस्कृत में क्या लिखा है, आर्यभट्टियम लिखा हुआ है नामक एक पुस्तक लिखी। इसमें उन्होंने लिखा है कि दिन और रात पृथ्वी की अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं। तो आप देखेंगे दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से तो देखेंगे एक गणितज्ञ थे, खगोल शास्त्री थे, ठीक है। दोनों ही थे, गणितज्ञ और खगोल शास्त्री। आर्यभट्ट, इन्होंने संस्कृत में आर्यभट्टियम लिखी, एक पुस्तक है। और इसमें लिखा है, इन्होंने बताया है कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, ठीक है। आप देखेंगे
यही बात एक बार किसी कॉपरनिकस साहब ने बोली थी, तो आप देख सकते हैं कॉपरनिकस साहब ने कुछ बोला था और सूली पे लटका दिए गए थे। ठीक है, वहाँ धर्म का इतना बोलबाला था। तो देखेंगे कि दिन और रात पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाते हैं। तो खगोल शास्त्री थे आर्यभट्ट, आज से लगभग कई सौ साल पहले देख सकते हैं, जबकि लगता है कि रोज़ सूर्य निकलता है और डूबता है। पृथ्वी आपको घूमते हुए नहीं आएगी, लेकिन लगेगा कि सूर्य निकल रहा, डूब रहा, सूर्य घूम रहा, लेकिन क्या है, पृथ्वी घूम रही है। तो आप देखेंगे इन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया है। ये सभी क्वेश्चन पीटी में पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। आप देखेंगे उन्होंने व्रत की परिधि को मापने की भी विधि ढूंढ निकाली है। तो व्रत की परिधि का मान क्या होता है, पाई, समझ रहे हैं, पाई का मान क्या होता है, याद होना चाहिए, जो लगभग उतनी ही सही है जितनी आज की संयुक्त होने वाली प्रयुक्त विधि। तो देख सकते हैं परिधि उस समय जैसे निकाली जाती थी और आज भी उसी तरीके से निकाली जाती है। तो आप देखेंगे शून्य के संदर्भ में अगर हम चर्चा करें तो शून्य कैसे होता था, अंकों का प्रयोग पहले से होता रहा था। आपको बताया था क्लास चैप्टर फिर में कि जो इंडस वैली में क्या था, किसी चीज़ को भेजते थे तो ऊपर से मिट्टी का लेप लगा के उस पर एक मोहर लगा दी जाती थी। अगर वो मिट्टी टूट जाती थी तो वो समझा जाता था कि ये खोला जा चुका है। इसी तरीके से क्या था, पहले अंकों को देखेंगे, अंकों का प्रयोग भी पहले होता था। पर आज भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नया चिन्ह आविष्कार किया है। गिनती की यह पद्धति अरबों से अपनाई गई है और तब यूरोप में भी फैल गई, आज भी पूरी दुनिया में भी ये प्रयोग की जाती है। तो देखेंगे भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई। आविष्कार किसने किया, भारतीयों ने। ठीक है, पूछा जाए कभी। और पद्धति किसने अपनाई है, तो अरबों द्वारा इस पद्धति को अपनाई गई है। बाद में यूरोप में गई, यूरोप से धीरे धीरे अन्य हिस्सों में देखेंगे तो रोम के निवासी शून्य का प्रयोग किए बगैर गिनती करते थे। पहले उनके पास शून्य नहीं था। उनके बारे में और भी अधिक जानकारी हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं, उनके पास और क्या क्या नहीं था। तो देख सकते हैं अन्यत्र की तरफ बढ़ते हैं कि इसी दौर में और भारत के अन्य हिस्सों में क्या हो रहा था, खासकर चाइना के दौर में देख सकते हैं। तो देखेंगे कागज़ आज हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा है, आप देखेंगे। ठीक है, आप देखेंगे जो किताबें हम पढ़ते हैं कागज़ पर छपी होती हैं, उसे लिखने के लिए हम कागज़ का उपयोग करते हैं। कागज़ का आविष्कार कब हुआ है, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। 1900 साल पहले लून नामक व्यक्ति ने किया है। ठीक है, आप देखेंगे क्वेश्चन कभी आपसे फैक्ट के रूप में पूछा जाए वनडे के एग्जाम में कि कागज़ का आविष्कार किस व्यक्ति ने किया है, तो बताइएगा। ठीक है, हालांकि फैक्ट है, याद रहे ना रहे। देखेंगे और चीन में किया गया। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ है, तो ये आपको निश्चित पता होना चाहिए। इसके साथ ही हम देखेंगे उसने पौधों के रेशे निकाले, कपड़े, रस्सियाँ और पेड़ की छालों को पीट कर लुगदी बनाई और पानी में भिगो दिया। फिर उसने लुगदी को दबाया और उसका पानी निचोड़ा, सुखाकर कागज़ बनाया। आज भी हाथ से कागज़ बनाने के लिए इसी विधि को अपनाया जाता है। आप देखेंगे ये कागज़ आज भी बहुत महंगा मिलता है। कागज़ बनाने की तकनीक को सदियों तक चाइना गुप्त रखते थे। तो चाइना वाले हर चीज़ को छिपा के रखते थे कि हाय हमारी टेक्नोलॉजी बाहर ना चली जाए। आज भी चाइना क्या करता है, पोलित ब्यूरो के रूप में अपनी बहुत सारी चीज़ें छिपा के रखता है कि हमारे देश में क्या हो रहा है। इसलिए वहाँ क्या है, गूगल हो, चाहे मल्टीमीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, वहाँ की सरकार की इजाज़त के बिना कोई भी न्यूज़ इधर उधर नहीं फ्लैश कर सकती है। अगर कोई न्यूज़ आती भी है तो आपको सैटेलाइट के माध्यम से अमेरिका जान लेता है या अन्य देश समझ लेते हैं क्योंकि आप ऊपर से भी देखे जा रहे हैं। देख सकते हैं करीब कागज़ बनाने की ये तकनीक सदियों तक गुप्त रखी गई। 1400 साल पहले कोरिया तक पहुंची। ठीक है, फिर इसके तुरंत बाद आप देखेंगे जैसे चाय का आविष्कार चाइना में होता है। गए कौन, ब्रिटिश लोग गए चाइना और वहाँ से चाय ले आए और चाय अपने यहाँ भारत में क्या हुआ, असम और कॉफ़ी कर्नाटक के बागानों में उगाने लगे। देख सकते हैं तुरंत बाद ये जापान में फैली। ठीक है, करीब 1800 साल पहले ये बगदाद में पहुंची। तो देख सकते हैं चाइना से कोरिया, कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कैसे कैसे। फिर आप देखेंगे बगदाद में जाती है, बगदाद से ये यूरोप में गई और यूरोप, अफ्रीका, एशिया के अन्य भागों में फैली। एशिया में देख सकते हैं तो भारतीय इस उपमहाद्वीप में कागज़ की जानकारी बगदाद से आई है। तो देख सकते हैं इस उपमहाद्वीप में भी कागज़ की जानकारी बगदाद से ही आई हुई है, बगदाद पहुंचती है, फिर इस महाद्वीप में मतलब भारतीय महाद्वीप में आती है।
तो देखेंगे प्राचीन भारत की जो पांडुलिपियाँ हैं किस चीज़ से तैयार की जाती हैं। आपको चैप्टर 1 में हमने बताया था कि ताड़ के पत्रों पे, जिसे हम भोजपत्र का नाम देते थे, तो देख सकते थे उस पर लिखते थे। तो आइए कुछ चीज़ें हैं। तुम एक मंदिर के मंडप में बैठे, तो मंडप को हमने बताया है क्या होता है, क्वेश्चन आपसे पीटी में पूछा जा चुका है। इसके चारों तरफ के दृश्य का वर्णन करो। मंडप क्या होता है, एक सभागार होता है जहाँ लोग क्या है धर्म समाज के मुद्दे पर चर्चा करते हैं। हम देखें हैं उपयोगी शब्द में स्तूप क्या होते हैं, मंदिर क्या होते हैं, चित्रकला क्या होती है, महाकाव्य क्या है, कहानी क्या है, पुराण क्या है, गणित क्या है, विज्ञान क्या है। इन चीज़ों पे हमने चर्चा की है। आपको इन चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक, तो अब देखो, हाँ, तो हम बात करेंगे। अब देखिए स्तूप क्या होते हैं, शिखर क्या होते हैं, मंडप क्या होते हैं, गर्भगृह क्या होते हैं, प्रादक्षिणापथ क्या होते हैं। तो देखिए आप प्रादक्षिणापथ, ठीक है, तो स्तूप के चारों ओर वृत्ताकार पथ है। अब आएंगे देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित करने की जगह, मतलब गर्भगृह हो गया। स्तूप का मतलब टीला हो गया। शिखर का मंदिर मतलब शिखर गर्भगृह के ऊपर की लंबाई का निर्माण है। और मंडप का मतलब है मंदिर में लोगों को इकट्ठा होने की जगह जहां लोग बैठ सकें, सभागार भी बोल सकते हैं इसे। अब बात करें खाली जगह भरो, तो देखें आर्यभट्ट के रूप में लिख सकते हो। देवी देवताओं की कहानियाँ मिलती हैं किसमें, आप जाएंगे जो शिल्पाधिकारम है या जो महाकाव्य हैं लिखे गए हैं उनमें, और आप देखेंगे संस्कृत रामायण आप जाएंगे किसने लिखी है, तो बताइए किसने लिखी है। आपको भी बताया है 2 महाकाव्य थे, शिल्पाधिकारम, एक मणिमेखलम, तो दोनों का नाम है, इन्हें देख सकते हैं। इसके साथ ही आप देखेंगे स्तूप निर्माण की शुरुआत कहाँ पे हुई, 2300 साल पहले अमरावती, 2000 साल पहले कालिदास, 1600 साल पहले। लौह स्तंभ के बारे में हमने बताया, भीतरगांव का मंदिर, ठीक है। अजंता की कहानी, चित्रकार के बारे में बताया, भट्ट के बारे में बताया है, ये सभी 1500 साल पहले की घटनाएं हैं। दुर्गा मंदिर आप देख सकते हैं 1400 साल पहले। दुर्गा मंदिर हमने बताया था कि कहाँ पे बना हुआ है, देख सकते हैं उस समय में। तो इस तरीके से आप देखेंगे। फिर हम देखेंगे धातुओं के प्रयोग पर, जिन अध्यायों पे हम चर्चा कर चुके हैं, तो कौन कौन सी धातुओं का प्रयोग करते थे देख सकते हैं। और इसके साथ ही आप इमारतों तथा स्मारकों को अन्य प्रकार के सक्षम व्यक्तियों विकलांग के लिए आधुनिक प्रवेश योग्य कैसे बनाया गया है, वर्तमान का क्वेश्चन है। ठीक, जैसे जो पहले इमारतें हुआ करती थी, स्मारक हुआ करते थे, इसमें जो विकलांग है आजकल क्या है, सभी जगह विकलांगों को आने जाने का अधिकार है, उनके लिए अलग से एक जो है व्यवस्था बनाई हुई है सरकार ने। तो देख सकते हैं कि विकलांगों, स्मारकों, अन्य प्रकार के से सक्षम व्यक्ति के लिए प्रवेश योग्य कैसे बनाया जाए, इसके लिए सुझाव की एक सूची बनाइए। ठीक है, कागज़ के अधिक से अधिक उपयोग के बारे में, तो कागज़ के बारे में, कागज़ का आविष्कार क्या हुआ है, किसने किया है, किस देश में हुआ है, ठीक है, इस चीज़ों के बारे में आप सीख सकते हैं। बाकी तिथियों पर एक नज़र, क्योंकि चैप्टर हमारा ये ख़त्म हो रहा है, तो देखेंगे इस पुस्तक में हम 2000 की शुरुआती बिंदु पर ऊपर रखकर घटनाओं के रूप में देखी हैं। तो आप देखेंगे इस संदर्भ में हम जैसे चलेंगे पूरा पाषाण युग, ठीक, अध्याय 2 में देखी थी, तिथियां लाखों वर्ष पहले के रूप में लिखी गई होंगी। ठीक है, मेहरगढ़ के बारे में, ठीक है, कृषि और पशुपालन की शुरुआत की थी, 6000 दी गई है। आपको ये क्वेश्चन हमने देने की जानकारी ये है कि इस पूरी पुस्तक में हमने वर्ष 2000 की शुरुआती बिंदु के रूप में रखकर घटनाओं और प्रक्रियाओं के होने वाली अनुमत तिथियों की जानकारी दी है। अब 2000 से हम लोग पहुंच गए हैं 2021 में, याद रखिएगा, इसलिए इन तिथियों को पहले करीब लगभग लिखा गया है। याद रखिएगा, अन्य पुस्तकें जो तुम पढ़ते होगे यहाँ तिथियाँ ये आपको अलग अलग मिल सकती हैं, याद रखिएगा। ठीक है, इसलिए घबराएं नहीं। ठीक है, आप आज के तिथि से जोड़ सकते हैं। हड़प्पा के संदर्भ में देखेंगे, हड़प्पा के नगरों का विकास लगभग 2700 से 1900 के बीच पूर्व होता है, याद रखिएगा। ठीक है, आपको ये तिथियाँ अलग अलग भी मिल सकती हैं। ऋग्वेद की रचना 1500 साल से लगभग लिखा हुआ है, याद रखिएगा। तो लगभग तिथियाँ आपको थोड़ी बहुत मिलेंगी बदलाव के साथ। तो 1500 से 1000 के बीच। और महाजनपदों तथा गंगा के मैदानी इलाकों के विकास, उपनिषद, जैन धर्म, बौद्ध धर्म से जुड़े विचारों का उदय देखेंगे लगभग 500 ईसा पूर्व। और आगे देखेंगे पश्चिमोत्तर में आप देखेंगे कि सिकंदर का आक्रमण होता है 327 से 325 ईसा पूर्व में, आप देखेंगे। इसी के साथ
चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमने पढ़ा था। तो चंद्रगुप्त मौर्य राजा बनना लगभग 321 ईसा पूर्व बनते हैं। अशोक का शासनकाल लगभग 272 से 268 ईसा पूर्व से 231 ईसा पूर्व के बीच रहा है। संगम साहित्य की रचना 300 ईसा पूर्व से ही हुई है, 300 ईसा पूर्व से ईसवी तक, 300 ईसवी कह रहे हैं, 300 ईसा पूर्व से 300 ईसा तक। और देखेंगे कनिष्क का शासन लगभग 78 से 100 ईसा तक रहा है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। गुप्त साम्राज्य की स्थापना 320 ईसा। और देखेंगे बल्लभी के परिषद में जैन साहित्य का संकलन, तो जैन साहित्य का संकलन किस परिषद में होता है, पहले तो ये क्वेश्चन बनेगा, और कब होता है, तो 512 से 521 ईसा के रूप में। हर्षवर्धन का शासन कब तक रहा है, 606 से 647 तक। देखेंगे चीनी यात्री स्वयं तसांग का भारत आगमन देखेंगे 630 से, तो आप देखें चीनी यात्री स्वयं तसांग के रूप में जाना है कि कौन थे, तो चीनी यात्री थे और ये भारत आए थे 630 से में आए और 643 ईसा तक रहे हैं। और पुलकेशन द्वितीय के बारे में जानते हैं, तो पुलकेशन द्वितीय का शासन रहा 609 से 642 ईसा तक। कुछ घटनाएं हैं, आप देखेंगे अशोक की जो शासन की शुरुआत के तिथि के रूप में तुम्हें एक से अधिक तिथियां देखने को मिलेंगी, इसलिए ऐसा क्योंकि इतिहासकार एक मत नहीं हो पाए तिथि क्या है। तो आप याद रखेंगे लगभग तिथियां सेम है, कुछ तिथियों पर कुछ इतिहासकार क्या है जो है अपनी राय सेम नहीं रख पाते हैं, तो उन तिथियों के बारे में हालांकि कंट्राडिक्टरी क्वेश्चन आपसे कम ही पूछे जाएंगे। तो आप याद रखें ये कुछ समरी थी कि किसके शासन कौन कब तब रहा, किसका स्थापना कब हुई। तो इस तरीके से चैप्टर हम ख़त्म करते हैं, और भी कुछ अगर बचा हुआ है तो देख सकते हैं। हाँ, हम क्लास 7th में इसी चैप्टर की हमारे अतीत पार्ट 2 देखेंगे। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे तो देख सकते हैं। तो पांडुलिपियों के बारे में देखेंगे, ठीक है, अभिलेखों के बारे में पढ़ेंगे, पुरातात्विक वस्तुओं के बारे में पढ़ेंगे, इमारतों के बारे में फिर से पढ़ेंगे, और अवशेषों के अलावा इतिहास जानने के और भी स्रोत देखेंगे, क्योंकि अब हम कुछ नए पार्ट की ओर बढ़ेंगे। नए राजाओं और राज्यों के बारे में भी पढ़ेंगे, मुगल साम्राज्य शामिल होगा इसमें, और स्थापत्य कला के बारे में और भी जानेंगे, क्योंकि धीरे धीरे क्या है स्थापत्य कला का विस्तार होगा। अभी तो जिसमें मंदिर होंगे, मस्जिद होंगे, बगीचे होंगे, किले होंगे, अन्य इमारतों के बारे में जानकारी दी गई है, और शहरों के बारे में भी पढ़ेंगे, शिल्पकारों के बारे में पढ़ेंगे, व्यापारियों के बारे में पढ़ेंगे, नगरीय संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे, और बीज के विषय में आपको अन्य जानकारी मिलेगी क्लास 7th में। शिकारी, संग्राहकों, पशुपालकों, कृषकों के बारे में भी आप जानेंगे, कैसे क्या काम करते थे, ये भी आप जानेंगे। किस प्रकार धार्मिक आस्थाओं तथा उनके व्यवहारिक स्वरूप में परिवर्तन आए, तो आप देखेंगे इस संदर्भ में। इसके साथ आप ये भी देखेंगे कि संगीत, कविता, अन्य साहित्यिक रचनाओं के लिए किस तरह नई भाषाओं का प्रयोग हुआ है। ये सब पहले के दौर में तुम पाओगे कि इतने सारे नए परिवर्तनों के बावजूद अतीत के साथ संपर्क का सूत्र निरंतर बना रहे। तो अतीत हमारे अतीत के नाम से किताब है, और कैसे संपर्क निरंतर बना, तो क्लास 6 में जो चीज़ें हमने पढ़ी थी 7th में भी हम कहीं ना कहीं क्या करेंगे, उन्हीं का एक्सप्लेनेशन और ज़्यादा करेंगे। कुछ अन्य नई घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि क्लास 7th में पढ़ा हमने मुगल काल जुड़ जाएगा। अगर देखा जाए तो इस तरीके से अभी तो हम लोग एशियन हिस्ट्री पूरी कंप्लीट नहीं किए हैं, लेकिन मुगल काल आ गया तो कुछ धीरे धीरे आपकी जानकारी में बढ़ोतरी होगी। तो देखेंगे आप इन्हें नए स्वरूप में देखेंगे, पुराने स्वरूप में। तो चलिए इसी चैप्टर को या इस इंडेक्स को, इस सूची को भी हम अगली वीडियो में दिखाएंगे। तब तक के लिए हम लोग रुकते हैं। आई होप हमारा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपका हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।